नमस्कार दोस्तों, रेलवे लॉ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के मेरे इस वीडियो चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो के भाग 1 में हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 5 तक पढ़ लिए थे। अब इसके आगे देखेंगे दोस्तों, नियम 6, ये भाग 3 में है। नियम 6 से 8 तक भाग 3 में है। इसमें पहले देखते हैं नियम 6। नियम 6 काफ़ी विस्तृत है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नियम 6 इस प्रकार से है। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 6 के अनुसार उचित एवं पर्याप्त कारणों के होने पर निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं। तो नियम 6 में दंड के बारे में बताया गया है कि कुल कितने प्रकार के दंड इस अनुशासन एवं अपील रूल के तहत दिए जा सकते हैं। तो कुल दंड की संख्या है 11। इसमें दोस्तों 6 जो है वो छोटी शास्ति है, जिसको माइनर पेनल्टीज बोलते हैं, और 5 बड़ी शास्ति है, मेजर पेनल्टीज। तो पहले देखते हैं छोटी शास्ति। पहला है इसमें छोटी शास्ति के अंतर्गत जो माइनर पेनल्टीज, पहला है निंदा, इंग्लिश में जिसको सेंसर कहते हैं। निंदा के अंतर्गत जैसे किसी को कोई रेलवे कर्मचारी है, सोते हुए पकड़ा गया ड्यूटी के दौरान, तो जनरली इस प्रकार के केसों में निंदा का दंड दिया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि आपका कृत्य निंदनीय था, और इस प्रकार से यह दंड निंदा छोटी शास्ति के अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक। तीसरा है रेल सेवक की असावधानी अथवा आदेशों के अवहेलना के कारण रेल को हुई आर्थिक क्षति के संपूर्ण या किसी भाग की उसके वेतन से वसूली। तो वो इसमें आर्थिक क्षति जो हुई रहती है उसमें उसकी वसूली की जाती है। इसी में 3 अ और ब भी है दोस्तों। अ पढ़ता हूँ, सुविधा पासों या सुविधा टिकट आदेशों, जिसको पीटीओ कहा जाता है, अथवा दोनों की सुविधा पर रोक लगाना। पास पीटीओ जो बंद होता है ये बताया जा रहा है इसमें। और ब है उसमें वेतन क्रम में एक स्टेज नीचे अवनति जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ना हो, जिसका संचयी प्रभाव ना हो और जो पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। चौथा देखते हैं दोस्तों, नियत अवधि के लिए वेतन वृद्धि पर रोक, जिसके साथ यह निर्देश भी हो कि उक्त अवधि के समाप्त होने पर इसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा अथवा नहीं। अब देखते हैं, ये तो 4 जो है छोटी शास्ति था, माइनर पेनल्टीज। अब देखते हैं बड़ी शास्ति। बड़ी शास्ति में है नियत अवधि के लिए वेतन क्रम के निचले स्टेज पर अवनति, जिसमें यह निर्देश हो कि इस अवधि के समाप्त होने पर अवनति का प्रभाव भावी वेतन वृद्धि पर होगा या नहीं। छठवां है दोस्तों जो बड़ी शास्ति में, ये जो पहला है बड़ी शास्ति के अंतर्गत अभी जो मैं पढ़ा था, इसी में बड़ी शास्ति के अंदर दूसरा जो है, जो छठा नंबर जिसमें क्रम अंकित किया हूँ, किसी निचले वेतन क्रम, ग्रेड या सेवा में अवनति, जिसके साथ यह निर्देश दिए गए हों या न दिया गया हो कि किन शर्तों पर उस ग्रेड, पद या सेवा पर उसे वापस लिया जा सकेगा जिससे अवनति हुई थी, और उस ग्रेड, पद या सेवा पर वापस लौटने पर उसकी वरीयता और वेतन पर क्या प्रभाव होगा। बड़ी शास्ति के अंतर्गत तीसरा है दोस्तों अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अनिवार्य सेवानिवृत्ति इसको समझना है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या है, इसको कंपलसरी रिटायरमेंट बोलते हैं। यह सज़ा तब आरोपित की जाती है जब किसी कर्मचारी को आगे सेवा में रखना वांछनीय न हो
परंतु साथ ही यह भी देखना है कि कर्मचारी के ऊपर लगाए गए आरोपों की गंभीरता ऐसी नहीं है जिससे उसकी सेवा से निष्कासन औचित्यपूर्ण लगे। अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बर्खास्तगी और सेवा से निष्कासन से होने वाले नुकसान नहीं होते हैं। तो ये जो है ये रिमूवल और बर्खास्तगी से अलग है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। इसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति में जो बर्खास्तगी अथवा रिमूवल से जो होने वाले जो नुकसान होते हैं वो नहीं होते हैं। कर्मचारी को घर भेज दिया जाता है, उसे सेवा का में जो उनको जितना पेमेंट देना होता है वो दे करके घर भेज दिया जाता है। और 8वां है दोस्तों सेवा से हटाना, जो कि सरकारी अथवा रेलवे प्रशासन के अंतर्गत भविष्य में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। जो रिमूवल जो है 8वां में जो रिमूवल के बारे में बताया गया है। और 9वां में है सेवा से बर्खास्तगी, डिसमिसल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आमतौर पर कर्मचारी को सरकारी अथवा रेलवे प्रशासन के अंतर्गत भविष्य में नियुक्ति के लिए अयोग्य मानी जाएगी। दोस्तों मैं ये डिसमिसल और रिमूवल के बारे में पहले की वीडियो में विस्तार से बताया था, उसको ज़रूर देख लेंगे। अनिवार्य सेवानिवृत्ति रिमूवल और जो बर्खास्तगी है उससे अलग है। इसमें कर्मचारी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये जो नियम 6 है उसमें कुछ व्याख्याएं भी दी गई है आगे, उसके अंतर्गत ये शामिल है। उसमें लिखा गया है कि अपने किसी कार्य अथवा असावधानी के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के मामले जिसमें रेलगाड़ियों के टक्कर की घटना हुई है अथवा सामान्यतः घटित हो सकती है, उपरोक्त 8 या 9 में वर्णित शास्तियों में से कोई एक सज़ा आरोपित की जाएगी और रेल सिग्नलों को खतरे की हालत में पार करने के मामले में सामान्यतः उपरोक्त 5 से 9 में वर्णित कोई एक सज़ा आरोपित की जाएगी। और जहां ऐसी सज़ा आरोपित नहीं की जाए तो उसका कारण लिखित रूप में अवश्य अंकित किया जाए। इसको समझिए ज़रा दोस्तों। जो रेलवे टक्कर वाली जो घटना होती है, रेलगाड़ियों की टक्कर, उसके संबंध में बताया गया है कि 8 और 9 में वर्णित दंड ही दिया जाएगा, ये कहा रहा है। 8 में क्या है, रिमूवल है, और 9 में है डिसमिसल। तो रेलगाड़ियों के जो टक्कर की घटना नहीं होनी चाहिए ड्यूटी के दौरान, ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से रेलवे सिग्नलों को खतरे की हालत में पार करने के मामले में जो ड्राइवर वगैरह जो रहते हैं रेलवे के ट्रेन ड्राइवर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वे डेंजर की हालत में सिग्नल को पार करते हैं तो उससे 5 से 9 में वर्णित कोई एक सज़ा आरोपित की जाएगी। तो इन केसों में भी केवल दीर्घ शास्ति ही दिया ही जाएगा। आगे लिखता है कि जहां ऐसी सज़ा आरोपित नहीं की जाएगी तो उसका कारण लिखित में अवश्य अंकित किया जाएगा। तो जो अनुशासनिक अधिकारी है उनको, वो अगर इस प्रकार की सज़ा नहीं देता है तो उसका कारण उनको लिखना होता है। सामान्यतः इस प्रकार की घटना में ये जो 5 से 9 मतलब दीर्घ शास्ति के अंतर्गत ही सज़ा दी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी में आगे, यदि कोई रेल सेवक अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी पाया जाए या अपने सरकारी पद के अंतर्गत किए गए किसी कार्य के बदले विधि सम्मत पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई धनराशि प्राप्त करने का दोषी पाया जाता है तो उसे उपनियम 8 या 9 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। और यदि इन दोनों में से कोई दंड ना दिया गया हो तो ऐसे करने का कारण उल्लेख करना होगा। इसको भी ज़रा समझिए। अगर कोई रेलवे कर्मचारी आय से अधिक संपत्ति रखने का दोषी पाया जाता है तो उसे 8 और 9 के अंतर्गत जो उल्लेखित दंड है वही दिया जाएगा।
ये देखिए 8 और 9 में क्या है, डिसमिसल, 9 में डिसमिसल है और 8 में है रिमूवल। यदि ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा तो उसका कारण उल्लेख करना होता है, और सामान्यतः ऐसा अनुशासनिक अधिकारी नहीं करना चाहते और इस प्रकार से उनको दीर्घ शास्ति ही दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के अनुशासन की अवहेलना करने से बचना है हमको। ये जो आय से अधिक संपत्ति नहीं रखना है और विधि सम्मत पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई धनराशि ड्यूटी के दौरान प्राप्त नहीं करना है दोस्तों। तो ये नियम 6 है, इसको सभी को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिसमें दंड के बारे में उल्लेख किया गया है। एक आप लोग जानते होंगे चेतावनी, जो वार्निंग दिया जाता है, बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता। वार्निंग कोई दंड नहीं है, और वार्निंग और निंदा में अंतर है दोस्तों। निंदा जो है एक प्रकार का दंड है जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में अंकित किया जाता है, और वार्निंग को सामान्यतः सर्विस रिकॉर्ड में उसको नहीं लिखा जाता है जब तक कि उस वार्निंग लेटर में स्पष्टता उल्लेख ना हो कि उसको सर्विस रिकॉर्ड में अंकित किया जाए। वार्निंग को सामान्यतः सर्विस रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाता और वार्निंग दंड भी नहीं है। तो ये नियम 6 है दोस्तों। आगे जब अगला मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये जो मेजर और माइनर चार्जशीट किस प्रकार से जारी किए जाते हैं, और अगर जारी हो गया है किसी के पक्ष में तो उसके बचाव कथन, जो डिफेंस स्टेटमेंट जो बनता है वो कैसे बनाया जाता है, ये मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।